नमस्कार दोस्तों, कर्मभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियो पढ़ लिया है। आज हम लोग तीसरा वीडियो पढ़ेंगे। एक्चुअली इसमें वीडियो थोड़ा-सा ज़्यादा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग वीडियो छोटा रख रहे हैं और ये चैप्टर बहुत बड़ा है। अब बड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा-सा रिस्पॉन्स कम मिलता है, इसीलिए चैप्टर को छोटा। अभी तक हम लोगों ने मुगल कौन थे पढ़ लिए थे कि मुगल जो है सो मंगोल और तुर्क का यानी हाइब्रिड थे और हम लोग उसको मंगोल से जोड़ते थे, खासकर अंग्रेज शासक उसको मंगोल से जोड़ा और ये लोग खुद को तुर्क कहलाना पसंद करते थे। क्यों तुर्क कहलाना पसंद करते थे ये भी हम लोगों ने पढ़ा। बाबर के द्वारा जो 4 युद्ध लड़ा गया था, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा को हमने पढ़ा। हुमायूं का चौसा और कन्नौज पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने अभी तक जो सैन्य अभियान था, मुगल सैन्य अभियान, उसमें जो एनसीईआरटी नया वाला में दिया हुआ था उसको पढ़ा और पुराने वाले एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है जो सैन्य अभियान का ही टेबल है। ठीक है, अभी हम लोग उसको देख रहे हैं और 6 शासक का ना, उस टेबल में 6 शासक के बारे में बताया गया था। तो उसको हम लोग देख रहे हैं। उसमें अभी तक हम लोगों ने बाबर, हुमायूं और अकबर को देख लिए हैं। आज हम लोग उस टेबल के तहत जहांगीर को देखेंगे, शाहजहां को देखेंगे और औरंगजेब को देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तराधिकार की मुगल परंपरा और मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तो इसमें अन्य शासक के साथ संबंध में हम लोग खासकर राजपूत शासक को देखेंगे। तो आइए हम लोग चैप्टर शुरू करें। अभी तक हम लोग 3 शासक पढ़ लिए थे। चौथा हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर। चौथा शासक हमारा जहांगीर। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है जहांगीर में। ये क्या किए थे, इसका शासन काल कब था? 1605। जब अकबर मरे तो ये राजा बने, से 1627 तक इन्होंने शासन किया। इनके शासन काल में क्या हो गया था, जो मेवाड़ था उसमें सिसोदिया वंश का जो राजा थे अमर सिंह, जो इनसे समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। ये जहांगीर के समय में आके ना इनसे समझौता कर लिए और इनका अधीनता स्वीकार कर लिए। उसके बाद इन्होंने सिख, अहोम, अहोम का मतलब असम, ठीक है, और अहमदनगर के खिलाफ इन्होंने अभियान किया और जो अभियान असफल रहा। और इनके शासनकाल में ना इनकी मैडम थी नूरजहां, ठीक है, उनके गुट का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। उसको जुंटा बोला जाता था, नूरजहां गुट को। और इनके अंतिम समय में ना राजकुमार खुर्रम का विद्रोह हुआ और अगला राजा शाहजहां बन गए। जो खुर्रम थे बाद में शाहजहां के नाम से जाने गए। तो आइए थोड़ा सा लिख लें। मेवाड़ के सिसोदिया शासक के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार कर लिया। पहला काम इसका यही था। इसमें अगला देखेंगे, इन्होंने सिख, अहोम, अहोम का मतलब असम, अहमदनगर, के खिलाफ असफल अभियान किया। इनके समय में नूरजहां गुट, जिसको जुंटा बोला जाता था, का प्रभाव काफी था। शासन काल के अंतिम वर्ष
में राजकुमार खुर्रम, राजकुमार खुर्रम जिसे शाहजहां बोला जाता है, शाहजहां का विद्रोह हुआ। और अगला राजा कौन बन गए, यानी 1627 में इनका मृत्यु हो गया और 1627 में शासक बन गए शाहजहां। अब हम लोग पांचवा शासक देखेंगे, शाहजहां। इनके पांचवा शासक में हम लोग देखेंगे शाहजहां। इनका असली नाम था खुर्रम। ये 1627 में शासक बने और 1658 तक ये राजा रहे शाहजहां। इनके शासन काल में का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है, हाँ, जो एग्जाम में पूछता है। ये एक अफगान थे जिनका नाम था अभिजात खान लोदी। इन्होंने विद्रोह कर दिया और इनके शासन काल का ना एक महत्वपूर्ण घटना था कि अहमदनगर का अभियान किया और बुंदेल को हराकर ओरछा पर अधिकार कर लिया। एग्जाम में पूछता है कि ओरछा पर अधिकार किसके शासनकाल में हुआ, तो शाहजहां के शासनकाल में। और सबसे इंपॉर्टेंट इनके काल का कंधार जो था अफगानिस्तान का, इनके शासनकाल में हमेशा के लिए भारत से निकल गया। नहीं तो कंधार का इतिहास था ना कि वो भारत के साथ आते रहता था, फिर बाहर निकलते रहता था, आते रहता था, निकलते रहता था। लेकिन इस शाहजहां के शासनकाल में जो कंधार भारत से निकला, आज तक फिर से भारत के हाथ आया नहीं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसको लिख लेते हैं। अफगान अभिजात खान जहां लोदी, अभिजात खान जहां लोदी का विद्रोह, इनके शासनकाल में इनका विद्रोह अहमद नगर पर अभियान किया और इसी अभियान के क्रम में बुंदेलों अभियान किया और इसी क्रम में बुंदेलों को हराकर ओरछा पर अधिकार किया, ओरछा पर अधिकार किया। बल्ख अभियान के उत्तर पश्चिम में बल्ख अभियान के क्रम में कंधार हमेशा के लिए चला गया। ये एग्जाम में पूछता है। और जो अहमदनगर को अकबर मिला नहीं पाए थे, उसके कुछ भाग को ही मिला पाए थे, इनके शासनकाल में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अहमदनगर को साम्राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर सुलह का पेशकश किया। बीजापुर सुलह का पेशकश किया। बीजापुर बोला आइए बात कीजिए, 21 आधार पर हम आपसे मिले।
और इनके शासनकाल के ये अंतिम साल में 1657-58 में औरंगजेब ने 57-58 में औरंगजेब ने उत्तराधिकार युद्ध में अपने 3 भाई दारा शिकोह समेत का हत्या कर शासक बना। इनका ना सबसे शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह था और ये बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत धार्मिक आदमी थे, बहुत सहिष्णु आदमी थे। और ये शाहजहां की इच्छा था कि दारा शिकोह राजा बने, लेकिन औरंगजेब ने अपने 3 भाई, दारा शिकोह भी उसमें शामिल था, उसका हत्या कर दिया और शासक बन गया। तो हम लोग शाहजहां को पढ़ लिए। 1658 में शाहजहां जी चले गए ऊपर। अब हम लोग देखेंगे औरंगजेब को। इसके जो टेबल का आखिरी शासक है, छठा शासक, उसको हम लोग देखेंगे। औरंगजेब। ये औरंगजेब का शासन कब से कब तक रहा? 1658 से 1707। 1658 से 1707। ये कितना दिन होता है? 40 दो 42, 42 और 7 49, यानी लगभग ये 49 साल होता है। और मुगल साम्राज्य में ना, मुगल वंश में सबसे लंबा शासनकाल था इसका। मुगल वंश में सबसे लंबा शासन काल ये औरंगजेब का ही था। ठीक है। ये 1663 में ना, 1663 में अहोम का अभियान किया और पराजित किया। लेकिन ये लोग बहुत संघर्ष करने वाले थे, हार नहीं माने। ठीक है। और 1680 में किया, परंतु 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। पुनः विद्रोह कर दिया। ये मराठा सरदार जो थे, मराठा सरदार शिवाजी, ये क्या किए, मराठा सरदार शिवाजी के खिलाफ अभियान किए और प्रारंभ में इनको सफलता भी मिल गया और शिवाजी को ले आए और आगरा के कैद खाना में कैद करवा दिए। लेकिन इन्होंने शिवाजी का बहुत अपमान किया। शिवाजी इनके कैद खाना से भाग गए और खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिए। मराठा सरदार शिवाजी के खिलाफ अभियान किया, जिसमें प्रारंभ में सफलता भी मिला, लेकिन शिवाजी का अपमान करने के कारण आगरा के मुगल कैद खाने
से भागकर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इनका बेटा था, उनका नाम था अकबर। वो वाले अकबर नहीं, इनके दादा वाला नहीं, ठीक है। राजकुमार अकबर, जिसको अकबर दू बोला जाता था, राजकुमार अकबर, इनको अकबर टू बोला जाता था। का विद्रोह हुआ, अकबर टू ने विद्रोह किया, जिसमें मराठा ने राजकुमार को मदद किया, परंतु यहाँ मराठा के साथ साथ ना इनका सहयोग जो है दक्कन भी किया था। मराठा एवं दक्कन ने राजकुमार को मदद किया, परंतु राजकुमार सफाविद, सफाविद ईरान को बोला जाता था, सफाविद ईरान भाग गया। 1685 ईस्वी में बीजापुर, 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा, गोलकुंडा को मिला लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये औरंगजेब ना मराठा से इतना परेशान हो गया कि 1658 में ये मराठा के खिलाफ अभियान किया और इसका नेतृत्व खुद किया। 1658 में मराठा के खिलाफ अभियान का नेतृत्व खुद किया। ये एग्जाम में पूछ लेगा कि किस अभियान में नेतृत्व खुद किया, तो मराठा का। इनके शासनकाल में ना बहुत विद्रोह होने लगा और इसी के कारण इनका शासनकाल एक तरह से मुगल काल ही खत्म हो गया इन्हीं के टाइम में। उसके बाद जो भी राजा बने ना नाम मात्र का राजा रहा। इनके काल में कौन कौन सा हुआ? सिख का विद्रोह हुआ, जाट का विद्रोह हुआ, उसके बाद सतनामी का विद्रोह हुआ, उसके बाद अहोम, दक्कन, ये इंपॉर्टेंट विद्रोह। इसके अलावा भी ढेर सारा विद्रोह हुआ। का विद्रोह हुआ। ये सतनामी कौन था? सतनामी सनातन धर्म के सन्यासी लोग थे और ये ना शुरू में पंजाब में इनका यानी आंदोलन था, तो वो बीरभान के नेतृत्व में था, बीरभान के नेतृत्व में। बाद में छत्तीसगढ़ में भी यह आंदोलन चला और गुरु घासीदास के नेतृत्व में चला, गुरु घासीदास। इसको याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है। तो ये 6 शासक का टेबल दिया हुआ था एनसीईआरटी में, जिसको हम लोगों ने देख लिया। अब हमारा एक तरह से मुगल सैन्य अभियान खत्म हो गया। इसमें सैन्य अभियान के साथ साथ हम लोगों ने ये 6 शासक के बारे में जानकारी भी इकट्ठा कर लिया। एंड ये टॉपिक हमारा खत्म, ये टॉपिक हमारा खत्म। अब उत्तराधिकार की मुगल परंपरा हम लोग पढ़ेंगे। हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? उत्तराधिकार की मुगल परंपरा। हम लोग ये टॉपिक्स देखेंगे। पेन चेंज कर ले। तो क्या था कि इसका परंपरा क्या था? उत्तराधिकार के मुगल में ज्येष्ठ पुत्र का उत्तराधिकारी बनने का कोई परंपरा नहीं था। इसमें जब भी यानी कोई नया शासक बनते थे तो अपने सभी भाइयों में
अपने राज्य का बंटवारा कर देते थे, और इसी बंटवारा के चक्कर में इन लोग में आपसी कलह होता था और युद्ध होता था, और इस प्रणाली को सहदायत सहदायत बोला जाता था। तो आइए थोड़ा सा देख लीजिए इसको। मुगल में ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी बनने का नियम नहीं था, और इसी के कारण क्या होता था, इन लोग में लड़ाई होता था। इस तुर्क प्रणाली में क्या होता था, तुर्क प्रणाली पर आधारित सहदायद सहदायद का नियम था। ये आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि सहदायद का नियम क्या है। सहदायद का नियम क्या था कि भाइयों में राज्य का विभाजन कर दिया जाता था। ये खत्म। इस सहदायद का नियम क्या था कि भाइयों में राज्य का विभाजन कर दिया जाता था, और इसी के कारण क्या होता था, परिणाम स्वरूप मुगल काल में परिणाम स्वरूप मुगल काल में भाइयों का विद्रोह होता था। भाइयों का विद्रोह होता था। तो आपसे पूछेगा कि सहदायद प्रणाली क्या था। तो सहदायद प्रणाली मुगल काल में प्रचलित था। मुगल काल में भाइयों के बड़े भाई का उत्तराधिकारी बनने का कोई रूल नहीं था, उसमें सहदायद का रूल था, और उसके तहत जो भी राज्य था उनका भाइयों में आपस में बांट दिया जाता था। ये हमको हो गया मुगल के उत्तराधिकारी का परंपरा। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा टॉपिक, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। इसमें ना हम खासकर राजपूत शासक देखेंगे। उस टाइम में राजपूत लोग का ही शासन था मुगल काल में। तो क्या था इस समय में, अधिकांश शासक राजपूत था, और इन्होंने क्या किया, अधिकांश राजपूत था, राजपूत शासकों से संधियां किया। इस संधि के तहत यानी बहुत सारे रूल होते थे जिसमें वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ। संधि, शासकों से संधि कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये मैक्सिमम टाइम में ना ये राजपूत शासक अपनी बेटी देते थे, और मुगल घराने की बहू बनती थी, और उससे इनका राज्य सुरक्षित रूप से चलता था। एनसीईआरटी ने दो एग्जाम्पल दिया है। एनसीईआरटी दो एग्जाम्पल दिया। पहला दिया है कि जहांगीर की माता, जहांगीर की माता कौन थी, जहांगीर की माता आप लोगों को पता है, मरियम उज जमानी। मरियम उ जमानी, ये ना मरियम उज जमानी का उपाधि था। ये थी हरखा बाई, हरखा
बाई। इसको जोधाबाई भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। जहांगीर की माता मरियम उजमानी कछवाहा राजा, कछवाहा राजपूत राजा, भारमल, भारमल की बेटी थी। दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है कि शाहजहां की माता जगत गोसाई, गोसाइनी, गोसाइनी, जगत गोसाइनी राठौर राजपूत की पुत्री थी। उसके बाद ना ऐसा नहीं था कि सब कर लिया, कुछ लोग ऐसा था कि इनसे संबंध स्थापित नहीं करना चाहता था। इसमें एक मेवाड़ का नाम आता है। मेवाड़ जैसे राज्य लंबे समय तक संघर्ष किया, परंतु बाद में समझौता करना पड़ा। तो ये हम लोग मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध देख लिए। हम लोग थोड़ा सा ना मनसबदार देख लें, ठीक है, क्योंकि ये मनसबदार वाला टॉपिक बड़ा है। तो हम लोग का अगला टॉपिक है, यहाँ 5 नंबर हमारा टॉपिक है, ठीक है, मनसबदार। ये पेन भी नहीं चल रहा है। 5वां टॉपिक है हमारा मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार और जागीरदार, ये हमारा 5वां टॉपिक है। ये मनसबदार और जागीरदार को हम देख लें। सबसे पहले हम लोग देखे हैं कि मनसबदार क्या होता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि मनसब क्या होता है। ये मनसब ना, ये अरबी भाषा का शब्द है। क्या है? अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। आज जैसे हम लोग के यहाँ पद है ना, तो प्रत्येक पद का एक श्रेणी है कि लेवल 1 से लेकर के लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, ऐसे करके एक श्रेणी में बांटा गया है। और इस मनसब शब्द का सबसे पहला जो है सुझाव कौन दिया था? इस मनसब का जो सुझाव था कि शासन कैसे करना है, इसका सुझाव अब्बा सईद दिया था। उनका नाम था अब्बा सईद। क्या होता है ना कि अभी हमारे यहाँ कर्मचारी है, ठीक है, एक लेवल बना हुआ है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है, इनके नीचे बहुत सारे सचिव लोग काम करते हैं, ठीक है, कैबिनेट सचिव लोग काम करते हैं। इसके नीचे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, इस आईएएस ऑफिसर के नीचे बहुत सारे कर्मचारी लोग काम करते हैं, ठीक है। ऐसे करके एक क्रम बना हुआ है और सबको क्या है कि सुविधा देना है, सबको वेतन देना है, सबको घर देना है, सबको ख्याल रखना है। तो क्या हो रहा था मुगल काल में कि इतना बड़ा प्रशासन, ठीक है, उस समय में मुख्यतः क्या होते थे कि 3 चीज होते थे। एक होते थे सेनापति, उसके बाद एक होते थे प्रशासनिक अधिकारी, और एक होते थे कर वसूलने वाला, कर
वसूलने वाला। तो मुगल साम्राज्य में क्या हुआ ना कि बोला कि इसको भी हमको वेतन देना है, सारा सुविधा देना है, इसको भी देना है, सारा वेतन सारा सुविधा, इसको भी देना है। तो बोला ऐसा करते हैं ना कि इस तीनों पद को एक ही आदमी को हम दे देते हैं, एक ही आदमी को, और इसको हम बोलते हैं मनसबदार। ये तीनों पद एक ही आदमी को दे दिया और बोला कि आप हुए मनसबदार, और मनसबदार को बोले कि यहाँ कुछ आपको जमीन दे दिया जाएगा। ठीक है, कुछ क्या दे दिया जाएगा, जमीन दे दिया जाएगा, और इस जमीन से जो भी कर आएगा वो आप अपने सेनापति, अपने प्रशासनिक अधिकारी और कर वसूलने वाले को यहीं से आप वेतन देंगे। ठीक है, राजा बोला कि हमको इस आदमी से कोई जरूरत नहीं रहेगा, हमको मनसबदार से यानी सीधे बात करना है, और मनसबदार सेनापति, प्रशासनिक अधिकारी और कर वसूलने वाले से बात करेगा। ऐसा नहीं है कि मनसबदार जहां है, जैसे अगर कोई मनसबदार है, ठीक है, उस मनसबदार का घर दिल्ली में है, जैसे यहाँ है दिल्ली मनसबदार, ऐसा नहीं है कि इसको दिल्ली का ही मनसब दिया जाएगा, दिल्ली का ही जमीन दिया, इनको राजस्थान का ये वाला मनसब थमा दिए। ठीक है, और मनसब में होता था कि 200 का दे रहे हैं, 400 का दे रहे हैं, 500 का दे रहे हैं, 1000 का दे रहे हैं, वो मनसब होता था। ठीक है, तो इनको यहाँ का मनसब दे दिया, ये राजस्थान का जो मनसब है, ये इलाका का, यहाँ से आपको कर वसूल के पैसा आएगा, और उससे आप सेनापति, प्रशासनिक अधिकारी और कर वसूलने वाले को आप चुकाएंगे, और साथ में अपना भी आप वेतन लेंगे, अपना ही परिवार चलाएंगे। यानी ये यहाँ का था, और यहाँ जो है सो ये आदमी का मनसब था। और ऐसा नहीं कि यहाँ नौकरी हो सकता है ना कि ये आदमी बिहार में नौकरी कर रहा है, ठीक है, और ये काम कहाँ कर रहा है, बिहार में। ये मनसबदार को आप थोड़ा सा अच्छा समझिएगा कि इनका घर कहीं और होता था, इनको मनसब कहीं और का दिया जाता था, और काम कहीं और जाके करते थे। हम लोग दिल्ली सल्तनत काल में इक्ता व्यवस्था पढ़े थे। इक्ता भी यानी यही था कि जमीन का एक हिस्सा दे दिया गया इक्तेदार का, लेकिन वहां फर्क क्या था कि इक्तेदार वहीं रहते थे, उसी भूमि पर रहते थे, वहां का प्रशासन चलाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है कि इनके जो कर्मचारी है, इनके नौकर है, ये कर वसूल के इनको भेजेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा ये मनसबदारी को देख रहे थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। ये सबसे पहले मंगोल और तुर्क ने अपने सेना में लागू किया। ये मनसबदारी व्यवस्था को सबसे पहले मंगोल एवं तुर्क ने अपने सेना में लागू किया। भारत में इस व्यवस्था को अकबर ने लागू किया, और इस व्यवस्था का क्या था कि जैसे आपको बताया ना कि 3 पद को एक व्यक्ति का अधीन कर दिया गया। तो इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि कम से कम व्यक्ति अधिकतम शासन, कम से कम व्यक्ति और अधिकतम शासन, इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यही था। और ये मनसबदार कौन होते थे, राजा और न्यायाधीश को छोड़कर सभी अधिकारी को मनसबदार बना गया। राजा एवं न्यायाधीश को छोड़कर सभी अधिकारियों को मनसबदार बना दिया गया। और ये जो मनसबदार होता था, इसका ग्रेडिंग कर दिया गया था। ये मनसबदार का क्या किया गया था, इसका ग्रेडिंग कर दिया गया था। मनसबदार का मनसबदार का ग्रेडिंग कर दिया गया था,
जिसे जात कहा जाता था। पहले क्या होता था कि मुगल साम्राज्य में ईरानी लोग का तुर्क और ईरानी, तुर्क को तुरानी बोला जाता था, ईरानी को ईरानी, ये दोनों का ही बहुत ज्यादा प्रभाव था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ तो अन्य लोगों को भी साम्राज्य में जगह देना प्रारंभ कर दिया। इसको हम लोग लिख लेते हैं। मुगल साम्राज्य का जैसे जैसे विस्तार हुआ वैसे 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 अन्य सामाजिक समूह जैसे जैसे भारतीय मुसलमान, अफगान को भी नियुक्ति दिया जाने लगा। पहले सिर्फ तुर्रानी यानी तुर्क एवं पहले सिर्फ तुर्रानी, सिर्फ तुर्क को, पहले सिर्फ तुर्रानी तुर्क को ही जगह मिलता था। लेकिन बाद में किसको किसको, ये अफगान लिखे, उसके अलावा ना मराठा, ईरानी, ये लोग को भी यहाँ जगह मिलने लगा। और अकबर के काल में जिसने मुगल सेना में नियुक्ति लिया मनसबदार कहलाया। और ये मनसबदारी प्रथा ना अपने शासन काल में 18वें वर्ष में लागू किया। अकबर ने इस व्यवस्था को अपने शासन के 18वें वर्ष में लागू किया। तो इतना हम लोग देख लिए। इसमें थोड़ा सा हम लोग अकबरकालीन मनसबदारी प्रथा का विशेषता देखेंगे, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो जब भी हम अगला वीडियो लेके आएंगे तो हम लोग ये मनसबदारी प्रथा का विशेषता देखेंगे, एकता और मनसब में हम लोग अंतर देखेंगे, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक्स बच गया है उसको हम देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।